वो कहानी क्या जिसका अंत ना हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन ना हो, और वह जीवन क्या जिसका लक्ष्य ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एसके सर। और फाउंडेशन के इस सीक्वेंस में आपने मेरे एनटीएससी के वीडियोस प्रायर देखे होंगे। बोर्ड नज़दीक है और पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए एक पहाड़ जैसा चुनौती लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए आज मैं आप लोग के सामने पीवाईक्यू का सेशन लेके आया हूं। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को काफी परेशान करता है, उसके संदर्भ में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरे सेशन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो जुड़े रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं, जो रुक जाते हैं उनको लक्ष्य नहीं मिलता। तो जुड़े रहना और जो भी हमारा प्रयास है उस प्रयास का अंत तक पूरा लाभ लेना ये बहुत ही आवश्यक है। और ये सीरीज लगातार आप लोगों के लिए चलती रहेगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लगातार आपके डेवलपमेंट के लिए नए नए चीजों को लाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं आज अपने डिस्कशन में पहला पड़ाव। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आपको बताना है कि इसमें कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं कि बैलेंसिंग किस केमिकल लॉज पे डिपेंड करता है, बट आज अभी अपना पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आपको चेक करके देखना होगा कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें यहां पर, तो यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर, तो अगर आप देखिए तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो यहां देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, गुड। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और यहां ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन यहां 4 है। डियर स्टूडेंट, ये भी बैलेंस नहीं है। अब यहां देखते हैं, तो आप ये जानते हैं ये केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है। सो सीधे हमको यहां पर अपना आंसर मिल गया, दैट इज आंसर इज सी, इन विच द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, सी है जिसमें कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए इनमें से कौन सा जो कंडीशन है वो नेसेसरी है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, पहला, इट मस्ट बी एक्कम्पनीड विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन हमेशा चेंज ऑफ प्रेशर हो ये जरूरी नहीं होता। टेम्परेचर का चेंज माइट भी हो, लेकिन हमेशा प्रेशर का चेंज हो तो ये हमेशा नहीं होता ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो एक कोई जो है वो आपको क्वेश्चन जो कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट वो फिक्स्ड होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एक रिएक्टेंट फिक्स्ड हो, क्योंकि दोनों फिक्स हो सकते हैं या दोनों फिक्स नहीं हो सकते। फिक्स कहने का मतलब है कि आप एक रिएक्टेंट को एक लिमिटिंग कंडीशन में ले लें और दूसरे को फिर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखिएगा जो सारे लॉ को गवर्न करता है, सो इट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग क्राइटेरिया माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अ रिएक्शन टू बी कंफर्म्ड। ठीक है, कौन कौन सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो दीज थ्री, दैट इज द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और अ सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड। आपको बताना है कि रिएक्शंस जिसमें कि एक सब्सटेंस या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं जब ऐसा होता है? व्हाट वी यूज टू से सच टाइप ऑफ प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो देखो, आप जब अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर शुरू करते हो बेटा, तो उसमें आप दो चीज पढ़ते हो, एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में आप देखते हो इट इज रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन केमिकल चेंज की जब बात करते हो तो वो क्या करता है? दैट कॉजेज चेंज इन अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। बेटा यहां पर अगर आप देखो तो ये दोनों जो है ये अपने आप में सही आंसर है, ठीक है? ये दोनों जो है वो अपने आप में सही आंसर है, आंसर ए एंड आंसर डी। इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन और इट कैन बी अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये या तो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है या बायोकेमिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन और दो टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे लाइफ फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है मेरे बच्चों, वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो होता है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सब्सटेंस या जो एटम्स होते हैं वो खुद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच रिएक्शन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। ये तो आई होप सभी लोगों को पता है। इसमें बताना है आपको कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जिसमें देखो एक जो हाईली रिएक्टेंट एटम और एलिमेंट है वो कम रिएक्टेंट एटम और एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो यहां पर बोथ आंसर विल बी करेक्ट। कौन कौन से दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे बेटा? इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और इट कैन बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए हमने सोडियम डाल दिया, हमने क्या डाल दिया? सोडियम डाल दिया। किसमें? हमने डाल दिया इसको फॉर एन एग्जांपल किसी भी एक सॉल्ट को आप मान लीजिए जैसे कि ZnCl में डाल दिया, ZnCl2 में डाल दिया, तो ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म NaCl, ठीक है, और Zn को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो जब एक कोई एटम दूसरे कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्टिविटी, तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि दोनों सॉल्ट होते हैं, जैसे कि ZnCl2 हो और Na2SO4 हो, ऐसे केस में क्या करेगा? ये इसको रिप्लेस करेगा और ये इसको रिप्लेस करेगा, मतलब दोनों अपने अपने जगह को चेंज कर लेंगे। तो ये बना देगा NaCl और ये बना देगा ZnSO4। जब ऐसा कोई चेंज हो जिसमें वो दोनों आपस में एक दूसरे को मूव कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच रिएक्शन डज अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन? किसमें से एक सॉलिड, बेसिकली क्या होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वैसे केस में जो सॉलिड होता है दैट गेट्स सीटेड इन द बॉटम, और ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है? और प्रेसिपिटेशन क्यों? क्योंकि ये नीचे जाकर कंटेनर में बैठ जाता है एट द बॉटम। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यू नो, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिडॉक्स, व्हेन देयर इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अ कंपाउंड। आपको बतलाना है वो सब्सटेंस जो किसी कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो आपको पता है कि जो रिड्यूस करता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट वी कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। These are the question which has been asked or may be asked in the question paper of your board examinations। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग PYQs कर रहे हैं। आप लोग
इसको रोक रोक करके अपने नॉलेज को इनहांस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस? एडिशन ऑफ रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जब ऐसी रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं तो वैसे को आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है देन यू कॉल इट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तब उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है? क्या डिकम्पोजिशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है? तो बच्चों आपको पता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके किसी एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तब उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इट इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो देखिए जहां बेसिकली आपके लेवल पे आप देखिए कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल हो रहा हो तो उसको हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। ऐसे एक लेवल पे आपको हम समझा दें कि कोई भी जो रिएक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा होते रहता है। ये आप हायर क्लास में समझिएगा। यहां पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस समझना है जहां एडिशन ऑफ रिएक्शन हो रहा हो, मतलब हाइड्रोजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ऐसे केस में हम लोग उसको रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज आंसर बी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंसर बी है वो। दैट इज व्हाई, बिकॉज यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? हियर हाइड्रोजन इज एडेड। तो इस केस में अगर आप देखो तो जो Cu है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो इट इज रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन खुद ब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन? इस रिएक्शन में आप क्या कहोगे? ये है क्या, ठीक है। और इसमें से रिलेटेड किस स्टेटमेंट के बारे में आप बताओगे कि वो क्या कह रहा है? तो रिएक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? जिंक का फॉर्मेशन कर रहा है और CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब जिंक से ऑक्सीजन को हटा रहा है, ठीक है। अब आपने अपने थ्योरी में पढ़ रखा है कि व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जब किसी से आप ऑक्सीजन को हटाते हो तो उसका क्या कर रहे हो बेटा? रिडक्शन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसका रिडक्शन कर रहे हो। और जब ऑक्सीजन का एडिशन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसका ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हो। अब देख लीजिए ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ZnO ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो सही नहीं है। CO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड, CO2 एक्चुअली क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट CO यानी कार्बन जो मोनोऑक्साइड है इज बीइंग ऑक्सीडाइज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ये अपने आप में सही है, ठीक है, ये सही है। और अगर आगे हम बात करें ZnO इज बीइंग रिड्यूस, तो मैंने क्या बताया? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस। तो यहां पर आप देखिए ये मल्टीपल चॉइस में दोनों सही ऑप्शंस आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू फॉर्म CO2 क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आ रही है आपको सारी बातें। और ये सेशन ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए फाउंडेशन सीरीज में लगातार आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन?
इनमें से कौन सा एक ऑड है। और देखिए जब भी ऑड वन आउट की आप बात करते हैं, देयर मस्ट बी सम फेनोमेना बेस्ड ऑन विच वी हैव टू रिमूव द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट को रिमूव करना है ऑन बेस्ड ऑन द फेनोमेना। तो चलिए बात करते हैं पहले रिएक्शन की। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। चलिए ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ग्लूकोज ब्रेक्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली ये हैपन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन छूटा हुआ है, बट क्वेश्चन ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये क्या है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये ब्रेक डाउन वाला रिएक्शन है। सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है, ऑल दीज थ्री आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो करेक्ट आंसर इज सी। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। दैट इज, इट इज वन ऑफ द ऑडेस्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी। ये एक क्या है, ऑड रिएक्शन है, बाकी सारे क्या थे, कॉम्बिनेशन थे, और ये क्या है, डिकम्पोजिशन है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट, हाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड ऑन। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, इसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। देखो करने के लिए तो आप कहीं किसी तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हो। आप चाहो तो बाय इलेक्ट्रिसिटी यू कैन गो फॉर द डिकम्पोजिशन, लेकिन याद रखो AgCl, AgBr, दीज आर फोटोसेंसिटिव। ये क्या है, दीज आर फोटोसेंसिटिव मेरे प्यारे बच्चों। तो इन रिएक्शंस को, ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली हम लाइट के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करने के लिए छोड़ देते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टीन। देखो जब भी हम बात करते हैं किसी मेटल के कोरोजन को रोकने की, तो हम लोग उस केस में डिस्कस करते हैं कि जो मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। आया बात समझ में। तो टीन से अगर आप देखो, एसेंस से अगर देखो, तो एसेंस से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा दिख रहा है यहां पर आपको, दैट इज जिंक। एसेंस से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा दिख रहा है, जिंक दिख रहा है। सो हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। ऐसे ही बेसिक बेटा, आप जब आयरन को के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हो, देन दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है बात समझ में। आगे अगर बात करें, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारा फ्लश बैग, ये पूछता है, दूसरा आपसे पूछता है कि एरोप्लेन में कौन सा फिलिंग के लिए यूज करते हैं, तीसरा आपसे एरोप्लेन के उसमें, और अब तो बेसिकली कार में भी यूज करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं, तो एरोप्लेन के फिलिंग में जो यूज करते हैं बेटा, एरोप्लेन के, एक मिनट, एरोप्लेन के टायर में जो यूज करते हैं बेटा, दैट इज हीलियम। क्योंकि ये लाइट गैस होता है तो उसको लाइट रखता है एरोप्लेन में। लेकिन चिप्स के बैग में, इन योर टायर्स, जो गैस हम लोग फिल करते हैं, जो सबसे चीपेस्ट गैस है, दैट इज N2 नाइट्रोजन। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नेचुरली एक रिएक्टिव है, लेकिन जब वो N2 बना देता है, डाई नाइट्रोजन बना देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव हो जाता है और वो बहुत स्टेबल हो जाता है। जिस कारण से जब हम उसको अपने चिप्स के पैकेट में फिल करते हैं, तो हमारे जो फूड आइटम्स है उसकी रेंसिडिटी को रोकता है, वो उसके खराब होने को वो रोकता है, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव। अगर कहीं से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा तो हमारे फूड को खराब करेगा, ऑक्सीडाइज करके उसकी रेंसिडिटी करेगा, उसका डिस्ट्रॉय करेगा क्वालिटी को। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन डैश गैस इज पास्ड। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। यू नो कि लाइम वाटर से जब हम लोग किसको पास करते हैं,
तो कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइम वाटर से किसको पास करते हैं? जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देन इट टर्न्स इनटू मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हेन लाइम वाटर is processed by CO2 or when CO2 is passed through lime water, there is formation of calcium carbonate which is more whitish और milky। ठीक है, और यही कारण है कि जब हम अपने दीवार को पेंट करते हैं तो उस समय तो वो उतना व्हाइट नहीं लगता है, बट जैसे जैसे वो सूखते जाता है, जैसे वो ड्राई होते जाता है, उसकी व्हाइटनेस बढ़ते जाती है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोग को मजे का फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, यू आर एंजॉइंग ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज डैश रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा? अभी जो आपने देखा दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 व्हेन ब्रेक्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6O2 इट गिव्स, क्या देता है ये? 6CO2 देता है प्लस 6H2O देता है प्लस 38 ATP। ये आपको बायोलॉजी में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस क्या होते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है? डिकम्पोज हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। सो अनदर आंसर विल बी इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। बट द बेस्ट आंसर गोज विथ 6O2 क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर यहां पर एंडोथर्मिक ना देखे, एक्सोथर्मिक रहता, एक्सोथर्मिक रहता मेरे प्यारे बच्चों, इफ इट इज एक्सोथर्मिक तो एक्सोथर्मिक विल बी ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हमको क्या मिलता है? 38 ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। सो इट इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर हियर अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। क्वेश्चन से क्वेश्चन और क्वेश्चन हम लोग समझते चल रहे हैं। ओके, अब आगे हम लोग अगर बात करें, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी एड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू डैश सॉल्यूशन। किस केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा? देखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक तो कॉमन सॉल्ट मतलब क्या हो गया, ये आपको जानना होगा, NaCl। एक तो वो NaCl से कम रिएक्टिव हो। ठीक है, दूसरी बात इट शुड बी व्हाइटिश इन कलर। वो कैसा होना चाहिए? व्हाइटिश कलर का होना चाहिए। तो अगर आप देखो AgNO3, ये व्हाइटिश तो देगा लेकिन ये इससे कम रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। AgNO3, तो AgNO3 को डिस्प्लेस कर सकता है NaCl और Ag विल बी सेटल्ड इन द बॉटम गिविंग व्हाइट PPT। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या है? AgNO3। कॉपर सल्फेट में कॉपर ब्लूइश कलर का देता है प्रेसिपिटेट, सो इट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज AgNO3। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि याद रखो रिडक्शन क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। एडिशन ऑफ, पहला क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज रिडक्शन। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? कैसे आप बताओगे ऑक्सीडेशन क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्सल ऑफ दिस। मतलब ये क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा। ये क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल? ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां क्या पूछ रहा है आपसे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग क्या कहेंगे? तो दैट इज रिडक्शन। क्या कहेंगे उसको बेटा? उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग किस आधार पे करते हैं, तो बैलेंसिंग इज डन ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस आधार पे करते हैं, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के कंजर्वेशन के लॉ के हिसाब से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मास रिएक्टेंट साइड हो उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने बात किया था, ठीक है, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्योंकि एनर्जी ले रहा है, इट इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है, अभी मैंने बताया था, यस इट गिव्स एनर्जी। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। और की बात कर लें, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस में आपको पता है इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इट इज एंडोथर्मिक। तो आप याद रखना फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है, ये आपको जानना चाहिए। कन्वर्सन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, अगेन कन्वर्सन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम इज अ डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इट टेक्स एनर्जी, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर। ये क्या होता है बेटे, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो हीट दे रहा हो। सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस पहचानना है। मेल्टिंग ऑफ आइस, सो आइस जब मेल्ट होता है तो वो क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ क्या करेगा, फ्यूजन वो लेगा, मतलब ये तो एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, अगेन कभी भी चीज को, कोई भी सॉल्ट अगर घुलता है तो वो डिसोल्यूट करता है, डिसोल्यूट नीड्स एनर्जी, तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर, ये भी क्या है, सो डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट is also a decomposition reaction, is also endothermic. So here all the process are endothermic in nature, ठीक है, all the process are endothermic in nature। यहां जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक नेचर के हैं। सो यहां कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, नो आंसर विल बी करेक्ट हियर बिकॉज ऑल दिस प्रोसेस नीड्स एनर्जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसटाइप है, यहां पर होना चाहिए था दैट इज एक्सोथर्मिक के फॉर्म में कि यहां पर बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अगर NaOH होता तो दैट शुड बी मोर बेटर, वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता। क्या होता, एक्सोथर्मिक नेचर का होता। सो क्वेश्चन नंबर 22, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज अ, वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखो कोई भी डिसोल्यूशन जो होता है, जो घुलने का काम होता है, दैट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, मैंने अभी बताया। तो ये कैसा होगा बेटा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा, ठीक है, इट इज ऑफ एंडोथर्मिक नेचर। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ बेरियम सल्फेट इज, किस टाइप का फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट का जब पोटेशियम क्रोमेट जो है वो रिएक्ट करेगा। अब पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट, तो पोटेशियम क्रोमेट जब वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेरियम सल्फेट के साथ, BaSO4 के साथ, तो वो किस टाइप का प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करेगा। देखो बेटा जब क्रोमेट जब भी होता है ना, तो क्रोमेट प्रोवाइड्स बेसिकली येलोइश टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट। इस केस में कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, येलोइश प्रेसिपिटेट आएगा। विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देयर इज सम टाइपिंग इशू, सो सारे आंसर यहां पर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात कर लें, द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट यानी जिंक मेटल का विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप अगर देखोगे जिंक डस्ट मतलब जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, CuSO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा,
ZnSO4 प्लस Cu, क्या बनाएगा Cu। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दैट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेटा, बेसिकली ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये हमेशा टेम्परेचर लेता है और ब्रेक किया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइन कहते हैं, एंड CO2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अलावा ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी ली जाती है। क्योंकि यहां पर ऑप्शन में सिर्फ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, वी विल कंटिन्यू विथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तौर पे हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनमें से कौन सा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये तो आप लोग फटाफट निकाल ही लोगे। ठीक है, तो आप बस देखो कि इनमें से कौन सा बैलेंस नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। Mg O2 ये बैलेंस है। ठीक है, फटाफट आप निकाल लोगे। अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग अमोनियम क्लोराइड, तो ये एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक चार हाइड्रोजन, क्लोरीन, इट इज अ बैलेंस। लेकिन यहां आप देखो सोडियम 1 है और यहां पर सोडियम 2 है, सीधे हमको दिख गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं करता, इट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, इनमें से किसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो आप जब भी बैलेंसिंग करते हो बेटा, यहां पर कोई चेंज नहीं करते हो। ठीक है, तो याद रखना, यू कैनॉट चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का चेंज नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स, जब आप उसके आगे कोफिशिएंट ऐड करते हो तो नंबर ऑफ एटम्स को हम चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर यहां पर 2 3 लगाते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी चेंज कर सकते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट को भी हम चेंज कर लेते हैं जब उसके आगे कोफिशिएंट लगाते हैं। आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करते हो। इसी कारण से हम लोग यहां कोई चेंज नहीं करते हैं। व्हाट वी चेंज इज हियर, जिससे हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बदल सकें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल गया तो नंबर ऑफ एटम बदल जाए या उसका मास भी बदल सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हम लोग एक कोहेरेंस स्थापित कर सकें, इक्वलिटी स्थापित कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा। ठीक है, कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो देखो Cu रिएक्ट्स विथ HNO3, कैसा है, डाइल्यूट है, तो CuNO3 और H2 को वो रिलीज करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन सा रिएक्शन, कौन सा गैस रिलीज करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा गैस रिलीज करेगा, दैट इज हाइड्रोजन। कौन सा गैस रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ओके, सो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। इसके अलावा एक्चुअली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ये पूरा बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज CuO प्लस NO2, ये टूट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, देयर इज इशू, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बैलेंस नहीं होता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड विल ऑल्सो बी वन ऑफ द गैस, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में, ये एक गैसियस फॉर्म है। ठीक है, CuO इज सॉलिड, तो यहां पर क्या क्या रिलीज हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इमिशन हो रहा है। ठीक है, बोथ द गैस विल बी इमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात कर लें, द कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज, किस कैटलिस्ट का हम लोग यूज करते हैं। बेटा सबसे पहली बात कि कैटलिस्ट है क्या, व्हाट इज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो होता है जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो बट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दोज आइदर एलिमेंट और group of element that itself do not get absorbed in the reaction but increases the rate of the reaction. ठीक है, this is called catalyst. वनस्पति घी क्या होता है बेटा, जब हम लोग अनसैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग वनस्पति घी कहते हैं। और वनस्पति घी के समय उसके
कैटलिस्ट के लिए हम लोग निकल या प्लैटिनम का यूज करते हैं। वी यूज निकल और प्लैटिनम फॉर द कैटलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली निकल और प्लैटिनम इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा। इस चैप्टर से जो ये बेस्ट 30 क्वेश्चंस हैं, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये बेस्ट 30 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने दिखाए। कुछ बातें आपके फोकस के लिए, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, संस्कार बनाना है और आपको आपका लक्ष्य दिखाना है। तो उसमें एक बहुत ताइवान जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है, द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड द बुक। जबरदस्त लाइन है। कहने का मतलब है आप कितने भी लिटरेट हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपको उस पढ़ाई का उपयोग करने की क्षमता या काबिलियत नहीं है, तो आप वैसे ही हो जैसे कोई एक नहीं पढ़ा हुआ अनपढ़ इंसान है। तो इस कोट का कुल मतलब है कि अगर आपके पास सहूलियत है, यू हैव दैट एबिलिटीज, आपके पास बुक्स हैं, तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर लाइफ। आप जितनी चीजें किताब से सीख सकते हो, उतनी चीजें कोई आपको सिखाने वाला नहीं होता है। हमारा मकसद यहां है आपको किताब पढ़ना, किताब से इंफॉर्मेशन लेना सिखा दें, और क्वेश्चन के थ्रू आपके इंफॉर्मेशन को, आपके नॉलेज को बूस्ट करें, क्योंकि क्वेश्चंस आर द बेस्ट एनालाइजर फॉर योर नॉलेज। द इंटेंसिटी यू गेन when you go through questions increases as much as you get into the questions। जितना आप सवाल में घुसते जाते हैं, उतना ही आपकी इंटेंसिटी पढ़ाई की बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को इम्बाइब करने लगते हैं, उसको एसिमुलेट करने लगते हैं। तो आज के लिए आपके एसके सर का आपके साथ इतना ही डिस्कशन है। फिर बहुत अच्छे PYQs के साथ लौटेंगे आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।